अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहांज़ेब। यूनान के मशहूर फलसफी अरस्तू ने कहा था कि अगर तुम तनकीद से बचना चाहते हो तो कुछ भी कहना, सुनना और करना छोड़ दो। अरस्तू ने ये बात किसी भी तनाजुर में कही हो, लेकिन ये आज के हालात में पूरी तरह फिट बैठती है। अगर आप आज़ादी से बोलते हैं, सुनते हैं और कहते हैं तो आपकी एक ऑपोजिशन वो खुद ब खुद पैदा हो जाएगी, और अगर आप एक मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं तो आपको कांटों भरे रास्तों से गुजरना ही होगा। तो चलिए हम आपको आज पाकिस्तान के ऐसे दो लीडर्स की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने मकबूलियत का उरूज देखा। अवाम उनकी मोहब्बत में यूं पागल हुए कि वो एक कल्ट बन गए। ये भी एक ऐसे लीडर की कहानी है जो अपनी मकबूलियत के उरूज पर था, मगर उसका तख्त हिचकोले खा रहा था। वो इलेक्शन जीतकर वजीर आजम तो बन चुका था, मगर उसके खिलाफ ऑपोजिशन मैदान में आ चुकी थी। मगर उसे यकीन था कि ग्राउंड पर उसके खिलाफ जो तहरीक चल रही है उसमें कोई बैरूनी हाथ कार फरमा है, और वो ये बात अवाम को बताना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने अवाम के पास जाने का फैसला किया। उसने अवाम को जलसे की कॉल दी तो यूं मालूम होता था कि पूरा शहर उमंड आया हो। हर तरफ लोग ही लोग थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे। वो जानना चाहते थे कि उनका लीडर उनको कौन सा राज बताना चाहता है। रावलपिंडी की सड़कें लोगों से भर चुकी थी। अचानक वो स्टेज पर आया तो हर तरफ जिंदाबाद का शोर मच गया। वो तकरीर करने आया और उसने वही बातें दोहराई जो वो अपनी हर तकरीर में दोहराता था, यानी एक बड़ी सुपर पावर उसको इक्तदार से हटाना चाहती है। अचानक उसने अपनी जेब से एक सफेद कागज निकाला और अवाम के दरमियान लहराया और कहा कि मुझे अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई है कि हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, और फिर मजमे में खामोशी छा गई। वो अवाम के दरमियान एक बयानिया बना चुका था। लेकिन ठहरिए, रुकिए जरा, ये वो मशहूर किस्सा है जो अक्सर बताया जाता है, जबकि असल किस्सा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं जिस सियासी लीडर की बात कर रही हूँ उसका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो है, और भुट्टो ने 30 अप्रैल 1977 को रावलपिंडी के राजा बाजार में जो कागज लहराया वो असल में उस वक्त के अमरीकी वजीर खारजा साइरस वेंस का खत था। लेकिन ये कहानी 10 अगस्त 1976 की एक मुलाकात से शुरू हुई थी। उस वक्त हेनरी किसिंजर अमरीकी वजीर खारजा थे और पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। उनकी जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को भारत के एटमी धमाकों के जवाब में एटम बॉम्ब न बनाने का मशवरा दिया था। मई 1974 में भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के आगाज और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पाकिस्तान आमद की पूरी तफसील आप मेरी इस वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। खैर, तो हेनरी किसिंजर ने जुल्फिकार अली भुट्टो पर एटमी प्रोग्राम शुरू न करने के लिए दबाव डाला, तो भुट्टो ने जवाब दिया कि ये कैसे हो सकता है कि हमारा इतना बड़ा दुश्मन एटमी कुव्वत बनने वाला हो और हम खामोशी से देखते रहें। हेनरी किसिंजर ने जवाब दिया कि मुझे ये पैगाम देकर भेजा गया है कि आपको एटमी प्रोग्राम शुरू करने से हर सूरत रोका जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने हेनरी किसिंजर से पूछा कि अगर मैं आपकी बात मानने से इनकार कर दूं तो? हेनरी किसिंजर ने बहुत तकब्बुर से जवाब दिया, वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू, यानी अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम आपको एक खौफनाक मिसाल बना देंगे। अब ये कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसा वाकया है जिसकी तस्दीक बहुत से लोग कर चुके हैं। इस्लामाबाद में अमरीकी मिशन के नायब सरबराह जेरल्ड फ्यूस्टीन ने खुद ये एतराफ किया था कि भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए किसिंजर की धमकी को मुस्तरद कर दिया था। उस मुलाकात के वो ऐनी शाहिद थे। अप्रैल 2010 में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये एतराफ किया कि अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तशवीश थी और किसिंजर को भुट्टो को वार्निंग करने के लिए भेजा गया था। जेरल्ड के मुताबिक वो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे जब हेनरी किसिंजर पाकिस्तान में गाजर और छड़ी की पॉलिसी लेकर आए थे। अमेरिका की ये बात मानने की सूरत में भुट्टो एक तवील अरसे तक इक्तदार में रह सकते थे। उस वक्त अमरीकी इंतखाबात करीब थे और डेमोक्रेट्स जीतने के लिए एटमी हथियारों के फैलाव के खिलाफ सख्त पॉलिसी चाहते थे, इसलिए शायद वो पाकिस्तान को एक मिसाल बनाना चाहते थे। बहरहाल, भुट्टो ने 28 अप्रैल 1977 को पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इस वाक़े की खुद भी तस्दीक कर दी थी। भुट्टो ने कौमी असेंबली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा था कि उनके खिलाफ पीएनए की पुरतशद्दुद तहरीक अमेरिका की मंसूबाबंदी है जो उन्हें एटमी प्रोग्राम शुरू करने और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आज़ाद रखने पर उनकी हुकूमत ख़त्म करना चाहता है। उन्होंने अमेरिका के लिए सफ़ेद हाथी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। भुट्टो ने कहा था कि हाथी कभी अपना बदला नहीं भूलता और मुझे अमेरिका इबरत का निशान बनाए बगैर नहीं छोड़ेगा।
भुट्टो की इस तकरीर के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही 5 जुलाई 1977 को मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो की हुकूमत खत्म कर दी और फिर भुट्टो को इबरत का निशान बना दिया गया। भुट्टो ने अपनी किताब इफ आई एम असैसिनेटेड में लिखा था कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो मेरी मौत पर कोहे हिमालय रोएगा, और जो लोग जोग्राफिया से वाकिफ हैं उन्हें मालूम है कि कोहे हिमालय एक बुलंद और खतरनाक तरीन पहाड़ी सिलसिला है। भुट्टो के कहने का मकसद था कि उनकी मौत से पाकिस्तान को शदीद नुकसान होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो का हाथ अवाम की नफ्स पर हुआ करता था और वो फन तकरीर के माहिर थे। उनका खिताब अवाम पर सहर तारी कर दिया करता था। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। बहरहाल 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। हेनरी किसिंजर के अल्फाज दुरुस्त साबित हुए और भुट्टो को एक खौफनाक मिसाल बना दिया गया। बज़ाहिर कोहे हिमालय में कोई हरकत नहीं हुई और ना ही वो किसी को रोता दिखाई दिया, लेकिन अगर आप मेटाफोरिकली देखें तो शायद हिमालय आज भी रो रहा है। आइए अब जरा 45 बरस आगे चलते हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ तब्दील हो चुका था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 मरतबा हुकूमत बन चुकी थी और एक मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में अपनी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल भी की थी। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 14 बरस से इक़्तिदार में थी और भुट्टो के दामाद आसिफ अली जरदारी की मफाहमती पॉलिसीज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करके अवाम की नजर में नफरत की अलामत बना दिया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगरचे मकबूल थे और 3 मरतबा वजीर आजम बन चुके थे, लेकिन अब जिस खेल का वो हिस्सा बनने जा रहे थे उसका अंजाम पीपल्स पार्टी से भी बदतर होना था। पाकिस्तान में इमरान खान एक तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पे सामने आ चुके थे और 2018 में उनकी हुकूमत कायम हो चुकी थी, लेकिन इमरान खान पर इसी किस्म के इल्जामात आयद हुए थे जो 1977 में उस वक्त की ऑपोजिशन ने जुल्फिकार अली भुट्टो पर आयद किए थे। अब पाकिस्तान में 1970 के बाद से तमाम इलेक्शंस ही धांधली ज़दा थे, जिसके नताइज को हारने वालों ने हमेशा ही मुस्तरद किया था। पाकिस्तान में इंतखाबात में कैसे धांधली की जाती है और 1977 से 2024 तक मुख्तलिफ इंतखाबात में धांधली के कौन से नए तरीके इख्तियार किए गए, इस पर आप मेरी रिगिंग के नाम से ये तफसीली वीडियो देख सकते हैं। खैर 8 मार्च 2022 को इमरान खान के खिलाफ कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई थी। 3 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करने वाले रोज उस वक्त कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने वजीर कानून फवाद चौधरी की एडवाइस पर आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करते हुए तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने से इनकार करते हुए तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया था। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। ये फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम है तो ये तमाशा नहीं चल सकता। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। और उसी रोज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान की एडवाइस पर कौमी असेंबली तहलील करने का ऐलान करते हुए मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया था। प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश, करप्ट लोग पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। अब बज़ाहिर तो ये गैर आईनी इक़दाम था क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाने के बाद उस पर वोटिंग करवाना लाजमी है और इस दौरान कौमी असेंबली तहलील नहीं की जा सकती। अपोजिशन ने यह इकदाम उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक जलसा करने का ऐलान किया था और अवाम को बताया गया कि इमरान खान उस जलसे में एक साजिश से पर्दा उठाएंगे। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि इमरान खान जलसे में क्या बात करने जा रहे हैं। इमरान खान उस वक्त तक पूरे मुल्क में एक मकबूल बयानिया बना चुके थे और उनके हामियों को यकीन था कि इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। सब जानना चाहते थे कि इमरान खान उस जलसे में क्या ऐलान करेंगे। 27 मार्च 2022 की दोपहर से ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर तकरीबन वही मंजर था जो 45 साल पहले 30 अप्रैल 1977 को देखा गया था। उस वक्त भी एक मकबूल सियासी रहनुमा एक
بین الاقوامی سازش کا پردہ فاش کرنے کا بیانیہ لے کر آیا تھا اور پورے 45 سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی تھی۔ 27 مارچ 2022 کو رات 8 بجے عمران خان اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ پر خطاب کرنے آئے اور حیرت انگیز طور پہ عمران خان نے ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے کر ان کی تعریف کی۔ عمران خان نے کہا کہ بھٹو ایک خوددار لیڈر تھے اور ان کے خلاف بھی ایک تحریک چلا کر موجودہ حالت جیسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے اور انہی حالات کی وجہ سے بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ پھر عمران خان نے ایک سفید کاغذ نکال کر لہرایا اور کہا کہ میں محض الزامات نہیں لگا رہا، میرے ہاتھ میں یہ خط اس بات کا ثبوت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، مجھے اس کی خودداری ہمیشہ پسند تھی۔ اس نے جب ملک کو آزاد فارن پالیسی دینے کی کوشش کی، آج جیسے حالات بنا دیے گئے ملک میں، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کردار کس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں؟ یعنی عمران خان نے صاف الفاظ میں اپوزیشن کی تحریک کو ایک بیرونی سازش کا نام دیا تھا۔ اب آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ عمران خان نے جو سفید کاغذ لہرایا تھا وہ اصل میں ایک سائفر تھا جو اس وقت امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کی طرف سے پاکستان کے فارن آفس کو بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک کوڈڈ سائفر تھا جس میں سفیر اسد مجید نے امریکہ کے خصوصی نمائندے ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک ملاقات کا ذکر کیا تھا۔ اس ملاقات میں ڈونلڈ لو نے سفیر اسد مجید سے کہا تھا کہ امریکہ عمران خان کے دورہ روس سے خوش نہیں ہے اور وہ روس کے خلاف پاکستان کی حمایت چاہتا تھا۔ سائفر کے مطابق ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا۔ عمران خان کی تقریر نے پاکستان سمیت پوری دنیا میں طوفان برپا کر دیا۔ پاکستان میں ہر طرف اس پر بحث شروع ہو گئی۔ ابتدا میں کئی اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ ایسا کوئی خط تو موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں اس پر امریکہ کو باقاعدہ ڈیمارش دے کر احتجاج بھی کیا گیا، لیکن عمران خان پر اس تقریر کے بعد سنگین الزامات عائد ہوئے۔ لیکن اسی دوران سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 5-0 سے عارف علوی کے اس اقدام کو کالعدم قرار دیتے ہوئے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانے کا حکم دے دیا تھا اور 9 اپریل 2022 کی رات عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ عمران خان کے خلاف سائفر کا مقدمہ قائم ہوا جس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت کئی الزامات عائد کیے گئے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کے مقدمے میں سزا ہوئی، لیکن بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کے خلاف ان کی اپیل منظور کرتے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس مقدمے سے بری کر دیا۔ مگر 5 اگست 2023 کو عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور وہ اس وقت تقریباً 3 سال سے جیل میں ہی قید ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کی 2 ایسی شخصیات ہیں جن کے درمیان 4 دہائیوں کا فاصلہ ہے، مگر ان دونوں کی شخصیت، عوامی مقبولیت، مخالف قوتوں سے ٹکراؤ اور انجام میں حیرت انگیز مماثلتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ دونوں نے اپنی سیاست کا آغاز پاپولزم سے کیا۔ پاپولزم بنیادی طور پہ ایسا طرز سیاست ہے جس میں ایک سیاسی لیڈر خود کو صاف و شفاف اور ایماندار بنا کر پیش کرتا ہے اور ملک میں کرپشن اور جرائم کے خاتمے کا وعدہ کر کے عوام کو خوشحالی کے خواب دکھاتا ہے۔ لیکن پاپولزم جہاں ایک لیڈر کو مقبولیت کی معراج عطا کرتا ہے، وہیں بعض اوقات وہی سیاسی لیڈر اپنے ہی نعروں کا قیدی بن جاتا ہے۔ لہٰذا پاپولسٹ لیڈرز کے لیے پھر اپنے نظریے پہ قائم رہنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں، یا تو مشکل وقت میں سمجھوتا کر کے عوام کو مایوس کریں یا پھر مشکل وقت میں ڈٹے رہیں اور اقتدار کی قربانی دے کے پھانسی گھاٹ یا جیل کی کال کوٹھری کا انتخاب کر کے تاریخ میں اپنا نام بنائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 70 کی دہائی کے پاکستان کو اپنی خطابت اور انقلابی نعروں سے مسحور کیا، جبکہ عمران خان نے 21ویں صدی کے پاکستان میں تبدیلی، احتساب اور خودداری کے بیانیے کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان دونوں شخصیات کا موازنہ صرف 2 سیاستدانوں کا تقابل نہیں، بلکہ پاکستان کے 2 مختلف ادوار، 2 سیاسی فلسفوں اور 2 عوامی تحریکوں کی کہانی بھی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں عوام کے پاس معلومات کے ذرائع وہ انتہائی محدود تھے۔ بھٹو کا دور جنریشن ایکس کا دور تھا اور اس وقت معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ ریڈیو اور بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھا۔ اس وقت خبروں کو سینسر کرنا اور معلومات کو کنٹرول کرنا بہت ہی آسان تھا۔ ریڈیو اور ٹی وی پر بھی سب سے بڑا ذریعہ رات 9 بجے کا خبرنامہ ہوا کرتا تھا، جس میں زیادہ تر ریاستی بیانیہ ہی پروموٹ کیا جاتا تھا۔
मालूमात का दूसरा बड़ा जरिया अखबारात थे, जिनमें आज की तरह एक रोज पहले की ही खबरें हुआ करती थीं। अगरचे अखबारी कॉलम्स, बयानिए और मालूमात का एक अहम जरिया थे, लेकिन अखबारात को भी सेंसर करना बहुत आसान था। अवाम से राब्ते का सबसे बड़ा जरिया सियासी जलसे हुआ करते थे और उन सियासी जलसों और रैलियों को भुट्टो ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। वो अवामी स्टाइल में सादा लिबास में जोरदार तकारीर किया करते थे और अक्सर अवाम को चुटकुले भी सुनाया करते थे और अक्सर जज्बात में माइक भी गिरा दिया करते थे। भुट्टो के अंदाजे खिताबत को कई सियासतदानों ने कॉपी किया, मगर उनके माइक गिराने वाले स्टाइल को जिस तरह से शहबाज शरीफ ने कॉपी किया, वो अपनी मिसाल आप है। दूसरी तरफ इमरान खान का जमाना जेन जी और जेनरेशन अल्फा का जमाना है। ये जमाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैलाब का जमाना है। अब अवाम मालूमात के लिए अखबारात या मेन स्ट्रीम मीडिया के मोहताज नहीं हैं। अब मालूमात उनके स्मार्टफोन पर एक क्लिक की दूरी पर है। आपने जंगल की आग की कहानियां तो सुनी होंगी। जंगल में एक माचिस की तीली से लगी आग महज चंद सेकंड्स में पूरे जंगल में आग लगा सकती है। इसी तरह कोई भी अहम खबर महज चंद सेकंड्स में पूरे मुल्क में वायरल हो सकती है। इमरान खान ने सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सियासी जलसों का फ्यूजन करके एक नई तर्ज सियासत की बुनियाद रखी। वो मुसलसल खिताब किया करते थे और उनके क्लिप्स रोजाना की बुनियाद पर वायरल हुआ करते थे। वो किसी भी अहम इशू पर बात करते और उनकी बात चंद सेकंड्स में घर घर पहुंच जाती। पाकिस्तान का कोई लीडर बयानिए के मैदान में उनके नजदीक भी नहीं था। जुल्फिकार अली भुट्टो एक जागीरदार और बाअसर खानदान से ताल्लुक रखते थे। वो आला तालीमी याफ्ता, गैर मामूली जहानत के हामिल और शानदार मुकर्रिर थे। उनकी शख्सियत में खुद एतमादी, करिश्मा और सियासी जुर्रत नुमाया थी और उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज डिक्टेटर अयूब खान के साथ किया। एक वक्त था कि वो अयूब खान को अपना डैडी भी कहा करते थे, मगर फिर एक वक्त वो भी आया जब उन्होंने उसी अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई और फिर अपनी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जिसने पाकिस्तान की तर्ज सियासत को मुकम्मल बदल दिया। दूसरी जानिब इमरान खान एक आलमी शोहरत याफ्ता स्टार क्रिकेटर के तौर पर सामने आए। उन्होंने पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप जितवाया, पाकिस्तान में फलाही कामों में नाम कमाया और फिर सियासत में कदम रखा। अगरचे दोनों का पस मंजर मुख्तलिफ था, लेकिन दोनों के अंदर अवाम को मुतासिर करने और अपनी बात मनवाने की गैर मामूली सलाहियत मौजूद थी। इमरान खान ने भी पाकिस्तान की तर्ज सियासत को मुकम्मल बदल कर रख दिया। कहा जाता है कि उन्हें 2018 के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ही इक्तदार में लेकर आई। उनकी ऑपोजिशन को कमजोर किया गया, लेकिन एक वक्त वो भी आया जब इमरान खान इसी एस्टेब्लिशमेंट के कैदी बन गए और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान का जिन बोतल में बंद करना नामुमकिन सा दिखाई देता है। भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया, जो उस दौर के गरीब और मुतवस्सित तबके की ख्वाहिशात का तर्जुमान बन गया। उन्होंने खुद को अवामी लीडर के तौर पर पेश किया और जागीरदाराना पस मंजर के बावजूद मजदूरों और किसानों की जबान बोली। जबकि इमरान खान ने नया पाकिस्तान, तब्दीली और हकीकी आजादी के नारे के जरिए नौजवानों और मिडिल क्लास को अपनी तरफ राग़िब किया और वो एक सियासी कल्ट बन गए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 के बाद एक टूटे हुए पाकिस्तान की क़यादत संभाली। उन्होंने आइन साजी, एटमी प्रोग्राम के आगाज और खारजा पॉलिसी में अहम किरदार अदा किया। 1973 का आइन उनकी बड़ी सियासी कामयाबियों में शुमार होता है। दूसरी जानिब इमरान खान ने 2018 में इक़्तिदार संभाला तो उन्हें मौशी मुश्किलात, कर्जों और सियासी तकसीम जैसे मसाइल का सामना था। उनकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड और डिजिटलाइजेशन जैसे मंसूबे मुतारिफ कराए, लेकिन महंगाई और मौशी मुश्किलात ने उनकी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना भी करवाया। इमरान खान के दौर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाअहल वुज़राए आला लगाए गए और कोई काबिले जिक्र मेगा प्रोजेक्ट शुरू ना हो सका। अगरचे पाकिस्तान को 1973 का आइन देने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो वो एक अवामी शख्सियत थे, मगर उन्होंने कई आमराना काम भी किए। उनके दौर में सियासी मुखालिफिन पर तशद्दुद हुआ, बल्कि उनकी अपनी जमात के कई अरकान भी उनके आमराना रवैये का शिकार हुए। भुट्टो की जिंदगी पर किताब दी जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान लिखने वाले स्टेनले वोलपर्ट के मुताबिक भुट्टो न सिर्फ ऑपोजिशन रहनुमाओं बल्कि अपनी पार्टी रहनुमाओं की भी तजलील किया करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि 1977 का इलेक्शन एक धांधली ज़दा इलेक्शन था और इसी किस्म के इल्जामात इमरान खान पर भी आयद हुए। इसमें भी शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन वो उतने ही कम मर्दम शनास भी साबित हुए। शायद उन्हें लोगों की पहचान नहीं थी, या फिर वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर लिया करते थे। इमरान खान पर भी सियासी इंतकाम, मीडिया मुखालिफ कवानीन और एंकर्स को ऑफ एयर करवाने के इल्जामात लगे।
जुल्फिकार अली भुट्टो को एक कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई और 1979 में उन्हें फांसी दे दी गई। ये वाकया आज भी पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन अदालती फैसलों में शुमार किया जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो जनरल ज़ियाउल हक के लिए एक संगीन खतरा बन चुके थे। जिस तरह एक मैदान में दो तलवारों का रहना मुश्किल है, वैसे ही उस वक्त भुट्टो या जनरल ज़ियाउल हक में से किसी एक का सियासी सर्वाइवल ही मुमकिन था। जनरल ज़ियाउल हक हर कीमत पर भुट्टो को रास्ते से हटाना चाहते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने अदलिया पर दबाव डाला। ये बात सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस नसीम हसन शाह अपनी वफात से कबल एक इंटरव्यू में कबूल कर चुके हैं कि उन पर भुट्टो की सजाए मौत को बरकरार रखने के लिए जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से शदीद दबाव था और उन समेत फांसी की सजा देने और बरकरार रखने वाले तमाम जजेस ने दबाव में फैसला किया। जनरल ज़ियाउल हक ने बदतरीन क्रैकडाउन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रीट पावर का खात्मा कर दिया और भुट्टो की फांसी के बाद पूरे मुल्क में कोई काबिल जिक्र एहतजाज तक ना हुआ। लेकिन इसके बावजूद तारीख से भुट्टो का नाम आज तक नहीं मिट सका और आज भी उनकी तमाम तर कमजोरियों और खामियों के बावजूद उन्हें एक बड़ा लीडर तस्लीम किया जाता है। दूसरी तरफ इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात, गिरफ्तारियों और कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनकी बदतरीन कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उनकी अहलिया के जाती मामलात को उछाला गया और कहा गया कि वो एक हफ्ते भी मुश्किल से ही जेल काट सकेंगे। लेकिन उन्होंने इन तमाम मामलात में अपने मुखालिफिन को गलत साबित किया। पाकिस्तान की तारीख में जुल्फिकार अली भुट्टो और इमरान खान को ऐसे रहनुमाओं के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने अवामी जज्बात को नई समत दी, सियासी बयानिए को तब्दील किया और ताकतवर सियासी कुव्वतों से टक्कर लेने की कोशिश की। इन दोनों ने रवायती सियासत का खात्मा करके एक नई सियासत की बुनियाद डाली। दोनों पर तकरीबन एक जैसे इल्जामात आयद हुए। दोनों ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। दोनों ने मकबूलियत की महराज देखी और दोनों ने एक आरामदेह जिंदगी का आदी होने के बावजूद जेल की काल कोठरी को बर्दाश्त किया। एक को तख्ते-ए-दार तक जाना पड़ा, दूसरे के सर पे भी 9 मई के मुकदमात में इसी किस्म की तलवार लटक रही है। कहा यह जाता है कि अगर कोई बड़ी तब्दीली या डील ना हो गई तो इमरान खान का मुकदमा एक दिन फौजी अदालत में जा सकता है और इमरान खान को संगीन सजा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तारीख गवाह है कि कैदोबंद और सजाएं भुगत कर भी कोई समझौता ना करने वाले सियासी रहनुमा तारीख और अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतरीन कारकर्दगी और संगीन करप्शन के इल्जामात के बावजूद पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात है, तो वो सिर्फ भुट्टो के नाम की वजह से ही है। अब ये इमरान खान का इम्तहान है कि वो तारीख में अपना नाम बनाते हैं या कोई समझौता करके रिवायती सियासतदान साबित होते हैं। मेरी दुआ है कि अब पाकिस्तान को किसी भी सियासी लीडर की गैर फितरी मौत ना देखनी पड़े। ये मुल्क अब किसी भी किस्म की तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को मरहम की जरूरत है और एक वसी तर मफाहमत की जरूरत है। पाकिस्तान को एक साफ शफाफ इलेक्शन, आजाद अदलिया और न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान में उस सियासी रहनुमा को इक्तदार देने की जरूरत है जो अवाम के दिलों पर हुक्मरानी करता हो। इसी में पाकिस्तान की बका है। अल्लाह हाफिज।